हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हमने पढ़ा था कि कुछ दालें जो होती हैं दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो जो है अपना नाइट्रोजन जड़ों में उपस्थित जीवाणुओं की सहायता से क्या करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा प्राप्त कर लेती हैं। तो होता क्या है ये नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ दालें होती हैं जैसे चना में राइजोबियम और अजोबियम आदि जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, वातावरण में हमारे नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में है, 79% नाइट्रोजन उपस्थित है, लेकिन ये जो है सीधे वायुमंडल से पौधों में ग्रहण नहीं की जा सकती। इसको जो है नाइट्रोजन के घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलना पड़ता है, और यही बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने के लिए जो जीवाणु होते हैं जैसे राइजोबियम आदि, ठीक है, वो इस क्रिया को करते हैं। ठीक, और नाइट्रोजन चक्र क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझ में आ गया होगा कि जीवाणुओं द्वारा वातावरण में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रोजन के यौगिकों में घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है कि वातावरण में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा, कृत्रिम उर्वरकों द्वारा और जीवाणुओं द्वारा या बिजली इन द्वारा क्या होती है, नाइट्रेट्स में परिवर्तित हो जाती है, मतलब यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। फिर इन यौगिकों को मिट्टी द्वारा अवशोषण हो जाता है, ठीक है, या नाइट्रीकरण कारक जीवाणुओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर पौधों में ये प्रोटीन के रूप में संश्लेषित हो जाती है और नाइट्रोजन के यौगिकों में भी परिवर्तित हो जाती है। फिर जब ये ख़त्म हो जाते हैं, मृत होने पर क्या होता है कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनका अपघटन कर देते हैं, और भी अनेक कारक होते हैं जिनसे नाइट्रोजन का अपघटन हो जाता है। अपघटन के रूप में पौधों से, वैसे हम भोजन के रूप में नाइट्रोजन ले सकते हैं, ठीक है, तो पौधों के रूप में भोजन के रूप में कहाँ पहुँच जाती है, जंतुओं में। और फिर जंतुओं में कैसे कहाँ चली जाती है, नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में मलमूत्र आदि के द्वारा बाहर निकल जाती है। फिर जो है इस नाइट्रोजन का वही अपघटन हो जाता है, नाइट्रिकारक जीवाणु जो होते हैं, नाइट्रिकारक जीवाणु उसे नाइट्राइट्स के रूप में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, और नाइट्राइट्स के रूप में परिवर्तित होने के कारण जो विनाइट्रिकारक जीवाणु होते हैं, विनाइट्रिकारक जीवाणु होते हैं, वो उसे वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और इसे तुम जो है हम यहाँ पे इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। वायुमंडल की नाइट्रोजन जो है बिजली कड़कने से या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं से या कृत्रिम उर्वरकों से किस में बदलती है, नाइट्रेट्स में। फिर ये नाइट्रेट्स मिट्टी द्वारा अवशोषित करके पौधों में प्रोटीन के रूप में संश्लेषित होती है, प्रोटीन से भोजन के रूप में जंतुओं में आती है, ठीक है, या जो पौधे मर जाते हैं उनका अपघटन हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद जंतुओं में से मूल मूत्र के अपघटन से या मृत होने से अपघटन से वो जो है नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रिकारक जीवाणुओं द्वारा फिर से नाइट्रेट्स में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये नाइट्रेट्स विनाइट्रिकारक जीवाणुओं द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन में फिर से मिल जाता है। मतलब हमें जो है नाइट्रोजन वातावरण से प्राप्त होती है और वातावरण से ही हमारे वापस मिल जाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की ये चक्र कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का यौगिक, फिर नाइट्रोजन का यौगिक का अपघटन, फिर उससे फिर हमें नाइट्रोजन का प्राप्त होना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। ये चक्र चलता रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है।
इसे हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं पूरा। अब हम पढ़ेंगे फसलों की सिंचाई, जो हमारा दूसरा हो गया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उर्वरक वगैरह उसकी शक्ति देखेंगे, ठीक है, बीजों का चुनाव करेंगे, बुआई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फसलों की सिंचाई करेंगे, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्व जो है जल के माध्यम से ही पौधों में पहुंचते हैं। तो फसलों के लिए जल की आपूर्ति बहुत ज़रूरी होती है, और ये जल की आपूर्ति क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है, ठीक है। और सिंचाई का जो स्रोत होता है गाँव में, वो क्या होता है, नदियाँ हैं, कुएँ हैं, ट्यूबवेल है, ये सब सिंचाई के साधन हैं, विभिन्न नहरें हैं, ठीक है, जिससे फसल जो है नष्ट नहीं हो और अच्छी पैदावार उन्हें मिले, ठीक। और अगर ज़्यादा सिंचाई हो जाती है, अनियमित सिंचाई हो जाती है, तो उससे हमारी फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, या जो सूखा या बाढ़ की स्थिति आ जाती है, मतलब या तो जो है पानी नहीं मिले पौधों को, और या जो है बहुत अधिक पानी मिले, तो उससे भी हमारी फसल प्रभावित होती है। उसके बाद है हमारी खरपतवार नियंत्रण, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा खरपतवार नियंत्रण, ठीक। इसमें क्या होता है, जो फसलें होते हैं उनके साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी क्या होते हैं, उग जाते हैं, ठीक है, जो हम नहीं चाहते। जैसे हम कोई फसल उगा रहे हैं, उसके साथ साथ कोई अन्य फसल के या कुछ अन्य खराब पौधों का उगाना क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए भी हम क्या करते हैं, दवाइयों का, पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं, नहीं तो जो है उन्हें हटाया जाता है। और यही क्या किया जाता है, नियंत्रण करना क्या कहलाता है, नराई कहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कटाई एवं मढ़ाई। अब जब फसल पकने को तैयार हो जाती है, तो फसल उत्पाद को काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। फसल को हाथ द्वारा हंसिए या दरांते की सहायता से काटा जाता है। धान और गेहूं की कटाई के लिए यंत्रों का उपयोग करते हैं। फल तथा हरी सब्जियां हाथ से तोड़ी जाती हैं, ठीक है ना। फसल के दानों से भूसा अलग करना मढ़ाई कहलाता है। अगर गेहूं की होती है, तो गेहूं में साथ में क्या होता है, भूसा होता है, उसे अलग करना क्या कहलाता है, भूसे से अलग करना मढ़ाई कहलाता है, ठीक है। और अब जो है एक मशीन आने लगी है, कंबाइन मशीन, जिसमें कटाई और मढ़ाई का कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। भंडारण। अब जब हमारा अन्न है, तो उसे सुरक्षित रखने का भी कार्य होगा, ठीक है। तो भंडारण के लिए जो है चूहे, कीड़े, अन्य जीवों से फसल को नुकसान नहीं हो, इसलिए हमें उन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। फल सब्जियों पानी की मात्रा अधिक होने के कारण कम ताप 0 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित संरक्षित किया जाता है। उचित भंडारण के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति संभव है, ठीक है। अगर हम सही से रखेंगे तो निम्न चीज़ें बनेंगी। उचित भंडारण द्वारा वर्ष भर खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहती है, ठीक है। अगर हम सही से रखते हैं तो हमारा अन्न खराब नहीं होता, खाद्यान्न खराब नहीं होता, और वो जो है हमारे पास साल भर तक बना रहता है। दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधापूर्वक खाद्य पदार्थ पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक है। कीड़ों और कवकों द्वारा खाद्यान्न की हानि को रोका जा सकता है। और कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है तो फसल खराब हो जाती है, उससे पहले जो हमारा भंडारित अनाज है वो जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है। खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI के माल गोदामों में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हरित क्रांति, ठीक है ना। तो हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वो क्या था
कि फसल को क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अच्छे से उत्पादन को बढ़ाया जाए और विकास किया जाए और कृषि में सुधार लाया जाए। ठीक है, तो कृषि में सुधार लाने के लिए ही जो प्रयास किया गया वो 1960 से शुरू हुए। इसे हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, हरित क्रांति के तहत कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग, अच्छे बीजों का उपयोग, ठीक है, और उचित और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, ये उपाय वगैरह दिए गए जिससे जो है हमारी फसल प्रणाली क्या हो, समन्वित हो सके और अच्छे से फसल हमारी विकसित हो और ये नई नई किस्में जो हैं फसलों की विकसित की जाए। इस क्रांति के ही फलस्वरूप के विभिन्न प्रकार की फसलें जो है समन्वित फसलें उपयोग में की गई, जैसे गेहूं के लिए सोनालिका, कल्याण सेना, धान के लिए जया, पद्म, पूसा, ठीक है, मक्का के लिए गंगा, रंजीत, ये सब क्या हैं? समन्वित किस्में हैं गेहूं, धान, मक्का की। ऐसे ही और भी कई सारी किस्में होती हैं, ठीक है, जैसे सरवती और आपके बासमती, ये सब धान की किस्में। तो ये इनके प्रकार हैं। हरित क्रांति से तात्पर्य कि फसल को जो है कृषि में सुधार किया जाए जिससे फसल की पैदावार जो है वो बढ़े। इसके लिए हमने उपयोग किया। आज के लिए इतना ही। अब 1 टन पर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है।